नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ ज्योतिबा फुले की जीवनी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। सबसे पहले हम सुधा अरोड़ा जी का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, काशी का गिलास तथा औरत की कहानी, ये इनका संपादित है आदि। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, तैयार किए हैं। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सारिका में, आम आदमी जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभवामा बहुत चर्चित रहा। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है। कथाकार का अर्थ होता है कहानीकार। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती है। पाठ्यपुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और सामाजिक सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। इस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। सबसे पहले हम इस जीवनी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। लेखिका सुधा अरोड़ा कहती है कि सामाजिक विकास और बदलाव में जिन समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है, उनमें ज्योतिबा फुले का कहीं नाम नहीं है। जबकि ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार में लगा दिया था। लेखिका ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जीवनी के द्वारा पाठकों को उनसे परिचित करवाया है। प्रस्तुत जीवनी में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री के समाज सुधार संबंधी कार्यों का वर्णन किया है। और लेखिका ने बताया है कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने स्त्री शिक्षा और स्त्री समानता के लिए कार्य किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं खुलवाई। देखिए, उस समय पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को गुलाम समझा जाता था। ऐसे समाज में इन्होंने स्त्रियों के अधिकार और उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया। फिर देखिए, उस समय समाज में जाति पाति, वर्ग और वर्ण भेद प्रचलित था। उच्च जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, नीची जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 4 वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोगों को ही था। तब इसका विरोध किया ज्योतिबा फुले ने और उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। और जाति पाति का भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने अपने घर के हौद से शूद्रों को पानी की व्यवस्था की। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया वह भी देखेंगे। उन्होंने विवाह विधि में नए मंत्र तैयार करवाए। समाज में व्याप्त सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों का भी उन्होंने विरोध किया। इसी तरह उन्होंने समाज सुधार के कार्य में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यही सब बातें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिबा फुले। यह अप्रत्याशित नहीं है कि अप्रत्याशित का अर्थ होता है आकस्मिक।
भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार नहीं। शुमार का अर्थ होता है गिनती। यानी कि लेखिका कहती है कि समाज के विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले का कहीं नाम नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। अब देखिए, इनका नाम इस सूची में क्यों नहीं था? क्योंकि ज्योतिबा फूले के समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण में आता था और शूद्र सबसे नीचे वर्ण में आता था। ब्राह्मण उच्च वर्ण के होते थे और ऐसा माना जाता था कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो केवल उच्च वर्ण अर्थात ब्राह्मणों को ही है। तब ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करते हुए सबसे नीचे वर्ण के शूद्रों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। तो ब्राह्मण समाज के लोग इस बात से चिढ़ गए और इसीलिए उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम कहीं नहीं लिखा। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। पुरोहितवादी का अर्थ होता है ब्राह्मणवादी। हल्ला बोल देना अर्थात विरोध करना। देखिए, ज्योतिबा फुले ने पूंजीवाद का विरोध किया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरुद्ध भी आवाज उठाई और उनके विरोध में उन्होंने अभियान भी चलाया। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादियों और ब्राह्मणों की तुच्छ सोच के विरुद्ध क्रांतिकारी साहित्य की रचना भी की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनका लक्ष्य नए समाज का निर्माण करना था जिसमें जाति पाति वर्ग वर्ण भेद न हो, सभी को समान अधिकार मिले। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई है, यानी कि जब ज्योतिबा फुले ने शूद्र जैसे नीची जाति के लोगों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया और अब विद्यालय में जाकर शूद्र जाति के लोग वेदों का अध्ययन करने लगे, तब ब्राह्मण लोग चिढ़ गए। क्योंकि ब्राह्मण लोगों का ऐसा मानना था कि पढ़ने लिखने का, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार केवल उच्च वर्ण के लोगों को ही है, अर्थात ब्राह्मणों का ही है, शूद्र जैसी नीची जाति वालों का नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों ने चिढ़कर ज्योतिबा फुले से कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई है, अर्थात विद्या की देवी शूद्रों के घर में जाकर अपमानित हो गई है। किंतु ज्योतिबा फुले तो समाज में वर्ण व्यवस्था को मिटाकर सामाजिक समानता स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव अर्थात ब्राह्मण शर्मा गए। इस कथन का आशय है कि जब लोगों ने सच को जाना कि ज्योतिबा फुले ने शूद्रों को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की, अब नीची जाति के शूद्र भी वेदों का अध्ययन करने लगे हैं, तो वर्ण व्यवस्था डूब गई, अर्थात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझना और शूद्रों को निम्न समझना, यह वर्ण व्यवस्था समाज में समाप्त हो गई। अब तक तो ब्राह्मण को अपनी ऊंची जाति के होने का अहंकार था और वे यह मानते थे कि हम ही केवल पढ़े लिखे हैं, हम ही ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता हैं। अब तो विद्या शूद्रों के घर चली गई है, अर्थात शूद्र भी वेदों के ज्ञाता हो गए हैं और पढ़ लिख गए हैं। इसके कारण जो ब्राह्मण कल तक अपनी ऊंची जाति के होने का अहंकार करते थे, किंतु अब वे लज्जित होने लगे हैं कि हमसे नीची जाति के शूद्र भी अब पढ़ लिख गए हैं, वेदों के ज्ञाता हो गए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया है। देखिए, ज्योतिबा फुले ने कहा है कि वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था के आधार पर ही गरीब लोगों का, दलित लोगों का शोषण होता है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था ये सब आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज में
वर्ण व्यवस्था प्रचलित है, यानी कि वर्ण के आधार पर भेदभाव होते रहेंगे, तब तक उच्च वर्ग भी हमेशा गरीबों को दबाता रहेगा, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगा और उनका शोषण करता रहेगा। उनका कहना था कि राज सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। इसका आशय है कि जब समाज के दो ताकतवर वर्ग मिल जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या उच्च वर्ग के हो या धर्माधिकारी हो, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये गरीबों का, दलितों का शोषण करते हैं और उन्हें हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने कहा कि पूंजीपतियों के शोषण से पीड़ित दलितों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों को गुलामी का जीवन जीना पड़ता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था, अपने मन से वे कुछ नहीं कर पाती थी। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने कहा, स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, आंदोलन में भाग लेना चाहिए।